हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास की आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल्ड में है। अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर का रिवीजन। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर का रिवीजन तैयार है आप? सेक्शन 22 से सेक्शन 30। तो फटाफट से अपना चैप्टर नंबर 7 निकाल लीजिए। पेज नंबर 7.1 इंडेक्स दिया है वहां पर। सेक्शन 22 में हम बात करेंगे अगर आपकी टर्नओवर 10-20 लाख से क्रॉस कर जाती है तो रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 में कब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, कुछ एग्जम्पशंस हैं। सेक्शन 24 में आपकी टर्नओवर इररिलेवेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। 25 में प्रोसीजर, 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 में एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन, 28 में अमेंडमेंट, 29 में कैंसिलेशन और 30 में रेवोकेशन और इससे रिलेटेड कुछ रूल। हाँ जी, मेन बैच वाले बच्चे फटाफट से आ जाए 7.22 पर, फास्ट बैच 7.2। हाँ जी, आ गए। क्या आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है? अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपकी 10, 20 या 40 लाख है, जी हर स्टेट में आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है। और स्टेट में भी किस प्लेस का, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। इसका मतलब अगर आप वहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, मान लीजिए अल्कोहल दारू की दुकान है आपकी या पेट्रोल पंप है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, तो वहां का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। या आप सिर्फ एग्जाम सप्लाई करते हैं तो वहां का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आपको उस प्लेस का रजिस्ट्रेशन कराना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई किया करते हैं। अब ये लिमिट 20 लाख है, 4 स्टेट के लिए 10 लाख है। सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं तो क्या है, ये 40 लाख है। सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख है। अच्छा, सिर्फ गुड्स में एक एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, वो क्या, एक्सप्लेनेशन। वैसे तो गुड्स प्लस सर्विस दोनों दोगे तो 40 लाख नहीं मिलेगी, 20 लाख या 10 लाख की लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इनकम है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट वाली इनकम है, आपने मनी यूज करने के लिए लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट किया है, तो ये वाली सर्विस अगर होने के बावजूद आपको गुड्स सिर्फ इसके अलावा सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हैं तो 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। तो ये 40 लाख की लिमिट कहां दे रखी है, ये 10/2019 नोटिफिकेशन में दे रखी है, जिसमें बोलता है 4 केसेस में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने जो टेबल देखी थी, इस टेबल से समझते हैं। हाँ जी, मेन बैच कहां पर है, पेज नंबर 7.22 और फास्ट बैच 7.2, राइट। दोबारा नहीं बताऊंगा पेज नंबर, अब जल्दी देखें यहां पर। हाँ जी, अब हम पहले सिर्फ सर्विस या गुड्स प्लस सर्विस दोनों देते हैं उसकी बात करते हैं। यहां आपको लिमिट 10 लाख या 20 लाख मिलेगी। ये 10 लाख क्या है जी, मणिपुर, मिजोरम ने त्रिपुरा गले में डाला नागालैंड, ये ट्रिक थी याद करने की। इन 4 स्टेट में अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और आप सर्विस देते हैं, गुड्स प्लस सर्विस देते हैं तो 10 लाख। इसके अलावा किसी और स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड मिल जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा गले में डाला नाग, यहां तो 10 ही है। इसके अलावा सुमा पीटी कर रही, ये कौन से स्टेट है, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, एम फॉर मेघालय, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, पी फॉर पुडुचेरी और टी फॉर तेलंगाना। अगर यहां पर है, भले ही सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हैं 40 नहीं मिलेगी, 20 ही मिलेगी।
इसके अलावा ये वाले गुड्स अगर आप सप्लाई करते हैं नोटिफाइड, कौन से, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, ब्रिक्स या टाइल्स, याद कीजिए इनके लिए कंपनसेशन स्कीम भी नहीं मिला करती थी, इनके मैन्युफैक्चरर को कंपनसेशन स्कीम नहीं मिलती थी, इनके लिए 40 लाख वाली लिमिट भी नहीं है। तो इन गुड्स के लिए आपको 20 लाख की लिमिट मिलेगी। अगर आप किसी और स्टेट में हैं, हाँ यहां पर एक स्पेशल बात है, यहां पर एरेटेड वाटर वो लिखना भूल गए हैं, चूंकि वो भूल गए हैं तो एरेटेड वाटर के लिए आपको 40 लाख की लिमिट मिल सकती है। अच्छा, इन गुड्स के अलावा और इन स्टेट्स के अलावा कहीं और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, J&K में, मतलब इनके अलावा है, तो फिर आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई किया करते हैं तो, सिर्फ गुड्स की सप्लाई किया करते हैं तो। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात याद दिला दूं। अच्छा, हमने क्वेश्चन बैंक से भी कुछ क्वेश्चन किए थे, एक बार आपको दिला दूं याद। क्या यहाँ जीएसटी में हर स्टेट में आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, क्या सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन दिखा रहा, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। यहाँ पर एक सेंट्रलाइज यूएएन का है, ये एक सेक्शन 14 जो ओआईडीआर सर्विस है उसमें बेंगलुरु में एक ऑफिस का ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बेंगलुरु में एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जीएसटी में, आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके, अगर हाँ जी, इसके बाद एक बार ये 40 लाख वाला मैंने एक ये क्वेश्चन भी आपको कराया था, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दे रखा, क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब नीचे से चलते हैं, आपका त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम या नागालैंड, यहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपको लिमिट कितनी मिलेगी? 10 लाख की, चाहे आप गुड्स बेचते हो, चाहे आप सर्विस देते हो, कुछ भी 10 ही लाख की मिलेगी जी। तो अगर आप पेपर बेचते हैं तो भी 10 लाख की लिमिट, टोबैको 10 लाख, टैक्सेबल सर्विस 10 लाख, गुड्स प्लस सर्विस 10 ही लाख की मिलेगी। अब अगर आपकी थ्रेशोल्ड ये 10 से क्रॉस हो गई है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये तो हम रजिस्ट्रेशन लिमिट बता रहे हैं, और एग्रीगेट टर्नओवर ये आपको अगर ये 10 लाख से क्रॉस कर गई किसी भी केस में, चाहे गुड्स देता हो या सर्विस देता हो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर शिवाजी है तेलंगाना का, सुमा पीटी में क्या था जी? टी फॉर तेलंगाना। तो तेलंगाना में अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहां भी आपको 40 लाख की नहीं मिलेगी, भले आप गुड्स बेचते हो, भले आप गुड्स बेचते हो, 20 ही मिलेगी। तो यहां पर सिर्फ टॉयज है, गुड्स है, 20 की मिलेगी, आइसक्रीम 20 की मिलेगी, सर्विस देते हैं, सर्विस में तो मिलती 10 या 20 की है, तो ये तेलंगाना 20 मिल जाएगी, गुड्स प्लस सर्विस है, मिलती 10 या 20 है, तो यह 20 लाख की लिमिट मिलेगी। अब जैसे ही आपकी इस टर्नओवर से आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगी थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यहाँ सभी केसेस में 20 से क्रॉस हो गई तो रजिस्ट्रेशन कराना था। ओके जी, नेक्स्ट, असम का बंदा है जी, या दिल्ली का है, या पंजाब का है, या यूपी का है, यहां पर सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। जैसे आप शूज बेचते हैं आसाम में, या दिल्ली में दुकान आपकी, या पंजाब में दुकान है, असम, यहां से आप क्या बेचते हैं? शूज बेचते हैं, तो 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। पान मसाला ये स्पेसिफाइड गुड्स थे, यहां 40 की नहीं है, 20 लाख की लिमिट मिलेगी। सर्विस 20 की मिलेगी, गुड्स प्लस सर्विस 20 की मिलेगी। अब जैसे ही आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले केस में आपकी 22 लाख हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अगले 3 केसेस में 20 लाख से क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। तो आइए वापस आते हैं, हाँ जी, इसके बाद वापस आएंगे और मेन बैच 7.22 पे और फास्ट बैच 7.2। अब मैं आपको एक खास चीज बताऊं, क्या ये खास चीज ये बतानी है कि ये जो आपको ये जो 40 लाख वाली लिमिट है नहीं मिला करती है 4 केसेस में। वो 4 केसेस कौन से हैं? पहला, अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, एग्जाम्पल मतलब आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में, अभी हम सेक्शन 24 करेंगे, 12 केसेस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। वहां 40 लाख क्या 1 रुपए के भी अगर आप सप्लाई करें तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, वहां थ्रेशोल्ड लिमिट देखती नहीं है, टर्नओवर देखती नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि 40 लाख की वाली लिमिट नहीं मिलेगी, ए पॉइंट। और डी पॉइंट है कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा और आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 40 लाख की लिमिट, अब रजिस्ट्रेशन करा रखा और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। और ये स्पेसिफाइड गुड्स का बता ही दिए, यहां 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती। और सुमा पीटी में भी आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती है। ये मैंने आपको 4 एक्सेप्शन बता दी। अब आएंगे यहां से, हाँ जी, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आपका प्लेस यहां मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में, MMNT में, और आपका प्लेस इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में भी है, क्या तब आपकी लिमिट मान लीजिए दिल्ली में भी है और MMNT में भी है, क्या आपको 40 लाख की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी? 10 की। सेम सर्विस है, गुड्स प्लस सर्विस में। ये कौन बोलता है? ये कोई सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट का कहना है। तो आईसीए के हिसाब से अगर MMNT में भी बिजनेस है और दूसरे स्टेट में भी आपका बिजनेस है
और दोनों से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो लोअर वाली लिमिट 10 लाख पे चेक करनी है। लेकिन अगर आप एमएमएनटी से, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड से नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जैसे आपकी दारू की दुकान है या पेट्रोल पंप है, फिर आपकी लिमिट रिड्यूस नहीं होगी। अगर आपका यहाँ पर एमएमएनटी में दारू की दुकान है और दूसरे स्टेट में आपकी फर्नीचर बेचने की या शॉप, या जैसे दिल्ली में मान लीजिए आपकी ये कंप्यूटर बेचने की दुकान है, तो आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। तो कब रिड्यूस होगी? जब दोनों प्लेस ये एमएमएनटी और दूसरे स्टेट में हो और दोनों जगह से टैक्सेबल सप्लाई करते हो। ओके, तो ये इसमें हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है जी? सारी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई में 3 आती थी, निल, होली एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल, मतलब सब कुछ आ गया। एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, आपने स्टॉक ट्रांसफर किया सेम पैन पे, मतलब आपका दूसरे स्टेट में कोई यूनिट है उसको स्टॉक ट्रांसफर किया है। और एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे इंडिया में जो आपकी यूनिट्स हैं उन सभी का टोटल देखना है जी। इसमें से आप 2 चीजें हटाएंगे, एक तो पहला जीएसटी और दूसरा इनवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज। भाई हम यहां पर आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, तो इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज वाली वो हटाएंगे। यहां मैं आपको याद दिला दूं, आउटवर्ड सप्लाई अगर आपकी रिवर्स चार्ज, मतलब आप आउटवर्ड सप्लाई देते हैं जिसमें रिसिपेंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना होता है। एग्जांपल, मैंने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी कंपनी या फर्म को, कंपनी फर्म रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, उसकी इनवर्ड सप्लाई, उसकी इनवर्ड सप्लाई उसके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी, लेकिन मेरी तो आउटवर्ड सप्लाई है। क्या मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी? जी हां, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। हमने क्वेश्चन भी किए थे। नेक्स्ट, हाँ जी, एक और खास बात, हाँ जी, हमने बोला इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर आता है। क्या इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर आएगा? अगर आपके 2 अलग रजिस्ट्रेशन है तो हम दोनों है अलग अलग, इनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाता था, तो ये टैक्सेबल सप्लाई में कवर हो जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक स्पेशल पॉइंट, और इंटरेस्ट डिस्काउंट की इनकम एग्जम्प्ट है, ये हम कंपोजिशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालते थे, वहां ऐड नहीं करते थे। फिर याद दिला दें, कंपोजिशन के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं ऐड करते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रही है इंटरेस्ट डिस्काउंट की इनकम हम एग्जम्प्ट वाली ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सेम पेन पे जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी का टर्नओवर देखना है। नेक्स्ट, अगर एजेंट की बात करें उसकी टर्नओवर कौन सी होगी? अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट आगे बायर को बेच रहा है, अपने नाम से एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है, तो एजेंट शेड्यूल 1 में आता था, और इसकी हम सेक्शन 24 में करेंगे। इस एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब जो एजेंट ने आगे बायर को बेचा, अपने इनवॉइस से बेचा है, ये एजेंट की टर्नओवर मानी जाएगी। या एजेंट प्रिंसिपल के लिए नहीं, अपना खुद माल परचेज करता है, खुद सेल करता है, फिर वो एजेंट है नहीं, तो खुद की परचेज खुद की सेल, वो भी एजेंट की टर्नओवर में आएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन ऐसे कराना होगा अगर एजेंट आगे माल बेचने के लिए अपना इनवॉइस इशू करता है, तो फिर टर्नओवर नहीं देखते सेक्शन 24 में। नेक्स्ट, जॉब वर्क के केस में जॉब चार्जेस ही उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कपड़ा परचेज किया, मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने टेलर जो वर्कर के पास पैंट शर्ट बनाने के लिए भेजा, अब पैंट शर्ट मेरी है, पैंट शर्ट मैं जब बेचूंगा, ये मैं प्रिंसिपल हूं, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, मैं जो वर्कर की दुकान से बेच देता हूं, वही मेरे को कस्टमर मिल गया, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा प्रिंसिपल की। जो वर्कर टेलर का तो क्या है, जॉब चार्जेस उसकी एग्रीगेट टर्नओवर है। नेक्स्ट, अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर किया, सक्सेशन या अदरवाइज किसी भी तरीके से आपका बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, चेंज इन ओनरशिप हुई है, जैसे डेथ होगी तो उसके बेटे को बिजनेस मिल गया, तो ट्रांसफरी को नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने चैप्टर 8 किया था। चैप्टर 8 में हमने बात करी थी, जो इस ट्रांसफरर के पास क्रेडिट है और जो जीएसटी की लायबिलिटी है, ये इसे ट्रांसफर करनी पड़ती है उसको, तो क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाता है और जीएसटी लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए उसे नया रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर बिजनेस एमलगमेशन या डीमर्जर की कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की, या अदरवाइज ये मर्जर या डीमर्जर या ये आपका एमलगमेशन हुआ है, तो उस केस में ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन किस डेट से? जिस डेट से आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी, उस डेट से। ये बात हुई सेक्शन 22 की। अब सेक्शन 24 और 23 हम एक साथ करेंगे। हाँ जी, सेक्शन 24 और 23 हम एक साथ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये चार्ट जो मेन बैच वाले बच्चे हैं, आपके पास तो यही दे रखा है 24 और 23, पेज नंबर 7.22 पे ही, ठीक है, तो आप यहीं से देख लेंगे तो देखेंगे। हाँ जी, इसमें सबसे पहले मैं थर्ड पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर आपकी रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो यहाँ सेक्शन 24 में आपकी टर्नओवर इररिलेवेंट है, वो जो हम 10, 20, 40 देख रहे थे वो देखनी नहीं है, यहाँ 12 केसेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो इसमें अगर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना बनता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है
जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है सिर्फ रिवर्स चार्ज वाली, उसके लिए रजिस्ट्रेशन माफ होगा अगर वो सिर्फ वही सप्लाई करता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बार मैं अगर कहो तो दिखाऊं मैं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं एक डायरेक्टर है, ये कंपनी को सर्विस देता है तो कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है। सेक्शन 24 कहता है इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन क्या डायरेक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है? ये डायरेक्टर की टर्नओवर है, क्योंकि इसकी आउटवर्ड सप्लाई है रिवर्स चार्ज वाली, रिसिपेंट रिवर्स चार्ज में दे रहा है, कंपनी दे रही है, तो डायरेक्टर के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। लेकिन क्या डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन कराना है? अगर इसकी लिमिट 10, 20, 40 लाख से क्रॉस कर गई तो सवाल जवाब है इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, रजिस्ट्रेशन माफ होगा अगर सिर्फ यही सर्विस देता है तो। ये सेक्शन 23 में एग्जम्पशन है, फिर टर्नओवर कितनी भी हो। एक और एग्जांपल, एडवोकेट एक सर्विस देता है बड़ी बिजनेस एंटिटी कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना होता है तो सेक्शन 24 इस कंपनी को बोलता है रजिस्ट्रेशन कराना है। किस एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन कराना है? इसके लिए रजिस्ट्रेशन माफ होगा अगर ये सिर्फ यही सर्विस देता है, यही सर्विस देता है। नेक्स्ट, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर सर्विस दे रही है ऐसे बंदों को, सिर्फ उन्हीं बंदों को देती है सर्विस जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी देती है। खुद ये जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी नहीं पे करने का ऑप्शन ले रही है और सिर्फ उन्हीं को सर्विस देती है जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे रिसिपिएंट। क्या जीटीए को रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं, अगर ये सिर्फ यही सर्विस देती है। अगर इस सर्विस के अलावा ये डायरेक्टर, एडवोकेट, जीटीए इसके अलावा इनका कोई और बिजनेस भी है, जैसे बिल्डिंग किराए पर देते हैं या कोई दुकान खोल रखी है फर्नीचर की या कंप्यूटर की या लैपटॉप की, फिर एग्रीगेट टर्नओवर इनके थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करके तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो नेक्स्ट, डायरेक्टर, एडवोकेट, जीटीए अगर इनके बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस करते हैं इनके थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करके तो फिर इनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, इसके बाद एक गुड्स की बात है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये थर्ड पॉइंट, साथ में एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन माफ है। नेक्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसकी? यहां पर इसे हमने यूं बात करी थी, अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं इंटर प्लस इंट्रा मिलाकर थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी। यहां पर इंटर प्लस इंट्रा मिलाकर अगर 10-20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जैसे ही 10-20 लाख से क्रॉस करेगी तो रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन गुड्स के केस में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या क्राफ्टमैन के द्वारा बनाए गए गुड्स, इनके लिए 10-20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन अगर इनके अलावा अदर गुड्स की 1 रुपए की भी इंटरस्टेट सप्लाई करी तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहां से दिखा दूं आपको। मैं ये कह रहा हूं, हाँ जी, गुड्स के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अदर गुड्स के लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, 1 रुपए की भी इंटरस्टेट सेल करी तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स या क्राफ्टमैन के द्वारा बनाए गए गुड्स जो मेनली हैंड से बने हो, मशीन से नहीं, मेनली हैंड से बने हो, तो यहां पर ऐसा नहीं 50% हाथ से 50% थोड़े से मशीन यूज हो सकती है, मेनली हैंड से बने हो, उसकी लिस्ट दे रखी है कौन से गुड्स हैं, जैसे उन्होंने बताया हुआ बांस से बनी हुई वस्तुएं, बैत से बनी हुई वस्तुएं, डोल, पेंटिंग, या ये कपड़े जो हैं हाथ से अगर बना रखे हैं, तो ये मैंने स्टेट्स के भी नाम लिए हैं जहां पर ये बनते हैं। तो इन केसेस में क्योंकि वो इन गुड्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो कहते हैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी इंट्रास्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल दोनों मिलकर क्रॉस कर जाए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 या 20 लाख से, जो भी आपके स्टेट के लिए एप्लीकेबल होती है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना। हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, इनको पैन लेना होता है और जब ये गुड्स की मूवमेंट करेंगे तो ई वे बिल बनाना होगा। ठीक है जी, ये बात हो गई गुड्स की। अच्छा, अगला सवाल, अगला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? सेक्शन 24 में अगला पॉइंट यही दे रखा है। जी हाँ, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी ऐसी ही बात। क्या? हैंडीक्राफ्ट गुड्स और क्राफ्टमैन बनाए हुए गुड्स। अब जरा ध्यान से सुनना, ये चेन्नई का सेलर है, सूरजकुंड में मेला लगता है फरीदाबाद में, ठीक है, सूरजकुंड में मेला लगता है फरीदाबाद में, कौन सा? हस्तशिल्प का, जहां हाथ से बनी वस्तुएं बिकने के लिए आती हैं। अब ये चेन्नई वाला सेलर, ये फरीदाबाद के लिए क्या है? फरीदाबाद हरियाणा में आता है। इस वाले स्टेट में अगर अपना सामान बेचना है तो इसके लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। वैसे तो इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन क्योंकि ये वो वाले गुड्स बेचने आया है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की लिस्ट दे रखी है या क्राफ्टमैन द्वारा बनाए गए गुड्स हैं, उसकी जो लिस्ट है उसमें गुड्स कवर होती हैं, तो फिर इस चेन्नई वाले सेलर को अभी रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आसाम का ये बांस से बनी हुई वस्तुएं यहाँ सूरजकुंड के मेले में या फरीदाबाद में हरियाणा में बेचने आए हैं। ये इस फरीदाबाद हरियाणा के लिए क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वैसे तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बेचने आए हैं, तो इसको रजिस्ट्रेशन, इन दोनों की अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा? जैसे असम की बात करें, असम में जितनी ये सेल करता है प्लस यहाँ जो सूरजकुंड के मेले में यहाँ पर जो सेल करने आए, इन दोनों को ऐड करो। अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10 या 20, यहाँ 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, 20 लाख से क्रॉस कर जाती है तो फिर इसको रजिस्ट्रेशन कराना है।
तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए इन गुड्स के लिए एग्जम्पशन है। एक और एग्जांपल लीजिए, मणिपुर का सेलर है, यहाँ पर 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। ये सूरजकुंड के मेले में ये बेचने आया है, कुछ हाथ से बनी हुई हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने आया है, तो क्या इसे रजिस्ट्रेशन कराना है? यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए वैसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, लेकिन इन गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। जब मणिपुर में जितनी इसकी सेल है प्लस यहाँ जो बेचने आया है, ये दोनों मिलाकर 10 लाख से क्रॉस कर जाती है, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन ध्यान रहे, इन सभी केसेस में जब ये गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, इनके पास पैन होना चाहिए, ई वे बिल जनरेट करेंगे। ई वे बिल जिसमें बताएंगे कि मैं मणिपुर से यहाँ सूरजकुंड में लेके आ रहा हूँ, गवर्नमेंट को पोर्टल पर जाकर बताएंगे मैं चेन्नई से यहाँ सूरजकुंड ये फरीदाबाद में लेके आ रहा हूँ, ये बताएंगे। ठीक है जी, तो यहां पर चलते हैं इसके बाद आगे। तो ये अगला पॉइंट भी हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को वैसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स या क्राफ्टमैन द्वारा बनाए गए गुड्स बेच रहा है तो इसको ये थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी, थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी। बाकी गुड्स के लिए इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट रिवर्स चार्ज वाला मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसे एनआरटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो दूसरे स्टेट का व्यापारी है, जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यूपी का व्यापारी दिल्ली के ट्रेड फेयर में कुछ सामान बेचने आया है, या अभी मैंने फरीदाबाद वाला एग्जांपल लिया था। एनआरटीपी क्या है? दूसरे देश का व्यापारी है और ये यहाँ इंडिया में अपना सामान बेचने आया है, तो ये एनआरटीपी है, इसे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, इसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर। हाँ जी, ये टीसीएस कलेक्टर, इसके लिए मैं एक बार आपको अपनी स्लाइड से समझा दूं क्या। एक तो टीडीएस डिडक्टर है, ये हमने चैप्टर 12 का रिवीजन किया था, आपको याद हो। ये 4 बंदे, इन 4 बंदों को जब भी ये पेमेंट करेंगे इन्हें टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। कौन है ये 4 बंदे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी या नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन में 3 आते थे, पीएसयू, सोसाइटी या गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश बॉडी। ये लोग मिस्टर ए को इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्टेशनरी का या स्ट्रीट लाइट लगाने का या मशीन लगाने का, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू टैक्सेबल वाली 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो ये लोग जब इसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाले अमाउंट से 2% टीडीएस, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। क्या ये टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? जवाब है हाँ, ये टीडीएस डिडक्टर का इसका मतलब सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब जरा बात करें इसके बाद टीडीएस के बाद में टीसीएस की, इसके लिए पहले ये वाली स्लाइड देखें। हाँ जी, टीसीएस की, ये मिस्टर ए अमेज़न के थ्रू अपने गुड्स बेचना चाहता है। मिस पी ने अमेज़न की वेबसाइट पर विजिट किया, फोन सेलेक्ट किया, पसंद आया, ऑर्डर दे दिया, अमेज़न को पैसे दे दिए। अब अमेज़न ने किसको मैसेज किसको फॉरवर्ड किया? ए को, तेरा फोन क्या ऑर्डर आया हुआ है, भेज अपना फोन। पहला सवाल, ये ए क्या ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसे हम इको बोले, इसके थ्रू ये गुड्स बेच रहा है? जी हाँ, अगर 1 रुपए के भी गुड्स की सेल ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करता है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ए को। ठीक है जी, गुड्स के लिए। प्रपोजल ये है कि गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट मिले, अभी आपके अटेम्प्ट के लिए नहीं। तो ए अगर 1 रुपए के भी गुड्स की सेल करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो रजिस्ट्रेशन इसे कराना है। तो अब ये इनवॉइस बनाएगा, फिर इसमें जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि ए भी दिल्ली का, मिस पी भी दिल्ली की, तो सीजीएसटी जीएसटी चार्ज कर लेगा। अब नेक्स्ट, क्या ये अमेज़न इको को रजिस्ट्रेशन कराना है? जी हाँ, इसे टीसीएस कलेक्ट करना है। जब ये पेमेंट करेगा मिस्टर ए को, इसमें से ये 1% 10,000 में 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, इसलिए इस अमेज़न को भी रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर ये मान लीजिए इंटरस्टेट सेल है, मिस्टर ए दिल्ली का, मिस पी यूपी की है, इसने अमेज़न को ऑर्डर दिया, फिर इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया इसको, तो ये मिस्टर ए इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज करेगा और यहां पर अमेज़न टीसीएस 1% आईजीएसटी वाला टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। अब तो यहां ए को भी रजिस्ट्रेशन कराना है, अमेज़न इको को भी रजिस्ट्रेशन कराना है। सर्विस की अगर बात करें, अगर मिस्टर ए सर्विस देना चाहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो 4 सर्विस 95 वाली छोड़ दो, बाकी कोई सर्विस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाती है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। किसको नहीं, रजिस्ट्रेशन कब कराना है, यहां एक स्पेशल बात है। ये बात, अगर रजिस्ट्रेशन कराना कब कंपलसरी है? जब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 या 20 लाख से क्रॉस कर जाएगी। अगर 10-20 लाख से कम है तो फिर इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। गुड्स के केस में 1 रुपए के भी सेल अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लेकिन सर्विस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है। जैसे मैं अगर अपनी वेबसाइट से बेच रहा हूं, अपनी पेन ड्राइव, या मैं किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू बेचता हूं, तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूं, मेरी दोनों मिलाकर टर्नओवर जब थ्रेशोल्ड लिमिट 10-20 लाख से क्रॉस करेगी, जो भी मेरे लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे मेरे लिए 20 लाख एप्लीकेबल होती है, तो जैसे ही क्रॉस करेगी तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है जी, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है। ओके, ये बात होगी सर्विस की। ओके, टीडीएस डिडक्टर को कराना है, टीसीएस कलेक्टर को कराना है, जो सिर्फ गुड्स बेचता है उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। सर्विस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है। इसके बाद मैं 4 सर्विसेज 95 क्या हूं, इससे पहले ये वाली बात मैं दिखा दूं आपको।
तो यहां पर हमने बात करी 5th पॉइंट में टीसीएस कलेक्टर की, जो इको टीसीएस जिसे कलेक्ट करना होता है इसे रजिस्ट्रेशन कराना है। 6 पॉइंट में हमने बात करी गुड्स अगर आप इको के थ्रू जो टीसीएस कलेक्ट करने वगैरह उसके थ्रू बेच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन सर्विस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाती है, टीडी डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन कराना है। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 11 पर। 4 सर्विसेज के लिए अगर आप ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर ये 95 वाली सर्विसेज है, इसमें किसको कराना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को, क्योंकि इसे ही जीएसटी देना होता है। 4 सर्विसेज के लिए 95 वाली ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी देना होता है, यही रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहला अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस ओला उबर के थ्रू दी जाती है, ओला उबर इको है, यही जीएसटी पे करेगा, यही रजिस्ट्रेशन कराएगा। नेक्स्ट, अगर रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विस दे रहा है तो स्विगी जोमेटो ही रजिस्ट्रेशन कराएगा, यही जीएसटी पे करेगा, ये इको है, ये इको है, ये इको है। हाँ जी, यहां 2 केसेस में रेस्टोरेंट की टर्नओवर कितनी हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली की टर्नओवर कितनी हो, हमें इररिलेवेंट है। यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी देना होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक रेस्टोरेंट के लिए स्पेशल बात थी, अगर रेस्टोरेंट बड़ा है, अगर रेस्टोरेंट बड़ा है आपका ये, अगर उसके वहां पर रूम का किराया 7500 पर डे से ज्यादा है तो फिर उस केस में रेस्टोरेंट अगर स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विस दे रहा है तो रेस्टोरेंट को खुद से जीएसटी देना होता था। तो मैं इसकी स्लाइड अभी आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये मैंने आपको यहां से बता ही दी, अपने नोट्स से ही बता दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट थर्ड सर्विस कौन सी है जी? अगर आप अनरजिस्टर्ड होटल हैं, आपकी टर्नओवर 10-20 लाख से कम है और आप रूम बुक करते हैं ओयो या ट्रिवेगो के थ्रू, ओयो ट्रिवेगो इको है, इन्हें जीएसटी पे करना है, इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। और लास्ट, हाउसकीपिंग की सर्विस जैसे प्लम्बर कारपेंटर की सर्विस, अगर आपकी टर्नओवर 10-20 लाख से कम है और आप सर्विस दे रहे हैं अर्बन क्लैप, ये अर्बन क्लैप इको है, इसे जीएसटी पे करना, यही रजिस्ट्रेशन कराएगा। या सेकंड और थर्ड पॉइंट, ये जो लास्ट वाले अनरजिस्टर्ड होटल और हाउसकीपिंग वाला, यहां पर अगर इनकी टर्नओवर ज्यादा हो जाती है 10-20 लाख से, जो भी इनके लिए एप्लीकेबल है, फिर इनको ही जीएसटी पे करना होता है और इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। तो ये पहले फोर्थ और फर्स्ट पॉइंट ये एक जैसे थे, सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखे थे, ओके। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आ गए यहां, हाँ जी, इसके बाद एजेंट की बात है और एक आईएसडी की बात है। पहले मैं आईएसडी की बात आपको याद दिला दूं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखिएगा, हाँ जी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या है जी? हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के नाम से इनवाइस आ गया, ब्रांचेस जो हैं वो सर्विस वो ले रही हैं ऑडिट की। ब्रांचेस कहते हैं बढ़ाया मुंह उठाकर अपने नाम से इनवाइसेस ले रहा है। हम अगर अपने नाम से इनवाइस लेते तो हमारे को जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता। हेड ऑफिस ने कहा रो मत, मैं अपने नाम से आईएसडी वाला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, फिर मैं आपको ये इनपुट सर्विस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ध्यान रहे, इनपुट सर्विस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनपुट कैपिटल गुड्स का नहीं। ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आईएसडी रजिस्ट्रेशन फिर कंपलसरी है। एक और आपने ये किया था ओआईडीआर का सप्लायर, जैसे नेटफ्लिक्स है, ये नेटफ्लिक्स यूएसए की कंपनी है जी, और ये सीए स्टूडेंट है, ये सीए स्टूडेंट है, ये एनटीओआर है। ये नेटफ्लिक्स यूएसए में है और ये सीए स्टूडेंट कहां पर है? ये इंडिया में है, ये इंडिया में है। ये कौन सी सर्विस ले रहा है इससे? ये ओआईडीआर वाली। इसके नेटफ्लिक्स के डेटाबेस पर अपलोड है मूवीज या टीवी शो, तो आपने इसका अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप ये मूवी टीवी शो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यूएसए से इंडिया में सर्विस ये इंपोर्ट हो रही है। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में वैसे तो रिवर्स चार्ज होता है, लेकिन इस वाले केस में हमने चैप्टर 5 प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 14 लास्ट में किया था, याद हो आपको, आईजीएसटी का। यहां पर वैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स चार्ज होता है, लेकिन यहां पर नेटफ्लिक्स को इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में ऑफिस ओपन कर रखा है, यहां पर इसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये आईजीएसटी पे करना होगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो चलते हैं इसके बाद आगे। अच्छा, एक एजेंट वाला पॉइंट और चलते सुनते चलिए। एजेंट वाला पॉइंट, ये नहीं, एजेंट वाला पॉइंट, हाँ जी, एजेंट वाला पॉइंट क्या है जी? प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजे, एजेंट अगर आगे गुड्स बेचने के लिए अपना इनवॉइस इशू करता है तो हम ये बोलते थे ये एजेंट शेड्यूल 1 में आता है, इसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इस एजेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है जी, इस एजेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हाँ जी, लेकिन ये एजेंट जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो रजिस्टर्ड है, ये लायबल टू रजिस्टर्ड है। अगर किसान के बिहाफ पर एजेंट आगे इसकी फसल बिकवा रहा है, भले ही अपना इनवॉइस इशू कर रहा हो, यहां पर एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, 2 वजह से। पहला, एजेंट जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पर बेच रहा है वो किसान है और किसान न रजिस्टर्ड है न लायबल टू रजिस्टर्ड है, उसकी फसल पर जीएसटी माफ है, तो ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस एजेंट को सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। किस एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होता है? ऐसे प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप गुड्स बेच रहे हैं जो टैक्सेबल पर्सन है, तो ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है। अगला लॉजिक, ये जो एजेंट है
ये आप एग्जामिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसे हम आड़तिया बोलते हैं। इसकी कमीशन पर कमीशन, जो फसल बिकवाता है, फसल की जो कमीशन चार्ज करता है, उस कमीशन पे जीएसटी माफ होता है। तो सेक्शन 23 कहता था अगर आप सिर्फ एग्जाम सप्लाई देते हैं तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये अगर किसान के बिहाफ पर यह फसल बिकवा रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी एजेंट वाली बात भी हो गई, और ये 12 के 12 केसेस हो गए। 12 के 12 केसेस हो गए। ये 12वां पॉइंट क्या है जी, नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट कौन से बंदों को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ऐसा कोई अभी तक और नोटिफाई नहीं कर रखा है। इन 12 पॉइंट को आपने याद करने के लिए एक ट्रिक की थी, नोज केयर और नेट। अभी मैं आपको याद दिला देता हूं नोज केयर नेट क्या था। इससे पहले सेक्शन 23 मेन बेस 7.22 फास्ट बेस 7.4 पर। सेक्शन 23 में वो कहता है सिर्फ अगर आप नॉन ऐसे कुछ बेचते हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, या ऐसी सप्लाई करते हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे 5 पेट्रोल प्रोडक्ट, अल्कोहल, सिर्फ यही काम करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। या सिर्फ एकदम सप्लाई देते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है और वो कल्टीवेट करता है लैंड और उससे जो फसल आती है उसकी बिक्री करता है, कितनी भी टर्नओवर हो, इस वाली अमाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? इंडिविजुअल या एचएफ जो अपनी लेबर से या अपनी फैमिली की लेबर से या उसने सर्वेंट या हायर लेबर अपॉइंट कर रखी है उनके थ्रू ये खेती कर रहा है, वो होता है एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चर को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कितनी भी टर्नओवर हो। लेकिन यहां पर सीए इंस्टीट्यूट का कहना है अगर एग्रीकल्चरिस्ट इस जैसे वीट कल्टीवेट किया, ये वाला काम कर रहा है, इसके अलावा कोई और, जैसे मान लीजिए उसने आटा चक्की खोल रखी है, उस फ्लोर बेच रहा वहां से, तो फ्लोर जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। अगर ये दोनों टर्नओवर एग्रीकल्चर वाली और नॉन एग्रीकल्चर वाली दोनों मिलकर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गई तो फिर इसे रजिस्ट्रेशन कराना है इस किसान को। हालांकि यहां पर कुछ ऑथर्स का कहना है ये एग्रीकल्चर वाली टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते समय हमें नहीं इंक्लूड करनी है, लेकिन सी इंस्टीट्यूट कहता है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, एग्रीगेट टर्नओवर में सब ऐड होगा। तो हमें सी इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है। अगर एग्रीकल्चर वाली टर्नओवर इसके अलावा कोई दूसरी टर्नओवर को, वो दूसरी टर्नओवर भी है, उन दोनों को ऐड करके देखेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर क्रॉस करता है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ जी, फिर इसके बाद ये जो एग्जामिशंस आ रही हैं ये मैंने वहां पे सेक्शन 24 के साथ साथ आपको बता दिया है। सिर्फ रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है, जैसे हमने डायरेक्टर एडवोकेट जीटीए का एग्जांपल लिया था, तो इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सिर्फ रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज की 10-20 लाख की लिमिट मिल जाती है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए लिमिट मिल जाती है। नॉर्मल पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई के लिए हैंडीक्राफ्ट गुड्स और कौन से नोटिफाइड गुड्स के लिए ये आपको 10-20 लाख की लिमिट मिल जाती है। नेक्स्ट, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस देते हैं तो 10-20 लाख की लिमिट मिल जाती है, गुड्स के लिए नहीं मिलती। ठीक है जी, और ये एग्रीकल्चर वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको याद दिला दूं वो ट्रिक क्या थी, नोज केयर नेट। पहला नोज की बात करते हैं। नोज यहां पर हम याद करने के लिए 12 पॉइंट्स को नोज, फिर हम केयर की बात करेंगे, केयर की नेट अगली स्लाइड में। एन फॉर एनआरटीपी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ओ फॉर ओआईडीआर का सप्लायर, अभी हमने नेटफ्लिक्स की बात करी थी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स इको के थ्रू बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड की लिमिट मिल जाती थी एग्जामिशन के थ्रू। इको 95 वाली 4 सर्विसेज के लिए जिसमें इको को ही जीएसटी देना होता था, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो नोज हो गया। आप नेक्स्ट है केयर, तो सी फॉर सीटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एजेंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट इंटरस्टेट, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, कौन सी इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड मिल जाती है और नोटिफाइड गुड्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाती है। आरसीएम में रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी देना है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट नेट की अगर हम बात करें, नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, वो अभी तक कुछ नोटिफाई किया नहीं है। नेक्स्ट आईएसडी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और टीडीए डायरेक्टर और टीसीएस कलेक्टर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बढ़ते हैं इसके बाद आगे। अब इसके बाद सेक्शन 23-24 के बाद पेज नंबर 7.23 मेन बैच, जल्दी से फास्ट बैच 7.5 हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर क्या है जी, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, अगर आप सेक्शन 22 या 24 में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं तो आपको 30 दिन में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी है। किस स्टेट में? उस हर स्टेट में जहां आप लायबल है। अगर आप टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी है 30 दिन में जो नियर बाय है। लेकिन सीटीपी और एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले लगानी पड़ेगी। नंबर 2, आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपके मल्टीपल प्लेसेस हैं एक स्टेट में तो आप एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस दिखाएंगे, बाकी प्लेसेस को आप एडिशनल प्लेस दिखाएंगे। और अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो एक स्टेट में, हम मना नहीं करते, आप ले लो।
फिर अगर आप ऐसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं और फिर आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, इन रजिस्ट्रेशन के बीच में अगर स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में पड़ा था और आपको टैक्स इनवॉइस बनाना होगा। इसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी है, फिर भी आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ले लो, लेकिन फिर आपको रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसीजर जो टैक्सेबल जो रजिस्टर्ड पर्सन को फॉलो करने तो वो फॉलो करने हैं। मतलब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, जीएसटी चार्ज करना, रिटर्न सबमिट करानी है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट 25(4) और 25(5) ये बोलता है कि कब हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं एक स्टेट में या एक से ज्यादा स्टेट में, तो हम दोनों में अलग अलग, तो इनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई है या सर्विस दी तो सप्लाई है। नेक्स्ट एक स्टेट में एक आपका रजिस्ट्रेशन है, दूसरे स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे वाइन की शॉप है, तो अलग अलग स्टेट हो गए ना, हम दोनों में अलग अलग, एक ही बंदे के हैं, सेम पेन पर है, हम दोनों अलग अलग, इनके बीच में अगर कोई सप्लाई होती है वो सप्लाई मानी जाएगी शेड्यूल 1 के हिसाब से। अच्छा, यहां हम आपको बताते चले, अगर मान लीजिए ये इंडिया में कुछ एरिया होता है एससीजेड, इस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया को हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। आपकी यूनिट डोमेस्टिक टेरिफ एरिया यहां पर भी है और एससीजेड में भी, और दोनों यूपी में मान लीजिए, फिर भी आपको सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। अगर आप टीडीएस वाला टीडी डायरेक्टर वाला रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आपके पास टैन नंबर होना जरूरी है। अगर आप एनआरटीपी हैं तो आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, कि अगर आप कोई कंपनी है तो कंपनी का वहां पर विदेश में कोई फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला होगा, उसके बेसिस पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ये फुल फॉर्म दे रखी थी। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट डीम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26, ये क्या था जी? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन अगर आपको सीजीएस एसजीएसटी में मिला तो सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, और अगर एसजीएसटी में रिजेक्ट हुआ तो यहां पर भी रिजेक्ट माना जाएगा सीजीएसटी में। नेक्स्ट, ये सुओ मोटो के लिए पहले सेक्शन 25(8) फिर रूल 16 की बात करेंगे। सेक्शन 25(8) ये क्या कहता है? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना था और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो ऑफिसर आपका जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन कर देगा। और आपको किस लिए रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती क्यों करेगा? आपसे जीएसटी लेना है इसलिए। अब जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसका एक ऑर्डर पास होगा, इसका एक ऑर्डर पास होगा, और ऊपर आप पढ़ेंगे रूल 16 में दे रखा है ये किस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है, जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला टेम्परेरी वाला, इसके बेसिस पे आप जीएसटी जमा कराएंगे। ओके, इस टेम्परेरी नंबर को फाइनल नंबर में कन्वर्ट कराने के लिए आपको 90 दिन में एप्लीकेशन लगानी होगी, 90 दिन में एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर आप कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कराना नहीं बनता तो आप इसके अगेंस्ट अपील में चले जाइए, और अगर अपील में ये डिसाइड हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना बनता था तो अपील ऑर्डर के 30 दिन में आपको फिर ये एप्लीकेशन लगानी होगी, अपना ये जो आपका ये टेम्परेरी नंबर मिला था इसको फाइनल नंबर में कन्वर्ट कराने के लिए। फिर इसके बाद अगली बात बताएं हम आपको 25(9), कुछ लोगों को यूएन लेना होता है जिन्हें अपनी परचेज पर जीएसटी का रिफंड लेना होता है। वो कौन कौन है? जैसे एग्जांपल, स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएन, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दो से ज्यादा कंट्री को लोन देने वाली लोन देने वाला इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, या जो फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है जैसे यूएसए की एम्बेसी है, तो इनको अपनी परचेज पे जीएसटी का रिफंड मिल जाता है। ऐसा क्यों? ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है। इंडिया में, इंडिया की जो एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में है वहां पर उनके यहाँ पे भी उनको टैक्स नहीं लगता, अगर लगा हो तो रिफंड मिल जाता है। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो यूएन है क्या हर स्टेट में अलग अलग देना है? नहीं, सेंट्रलाइज यूएन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन की मना करी थी, लेकिन यहां बोल रहे हैं सेंट्रलाइज यूएन है। इनके रिक्वेस्ट के बाद इनको सेंट्रलाइज यूएन अलाउ किया गया था, भारत में एक ही आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करेंगे और एनआरटीपी की। इनको बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी होगी। अभी हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए मिलेगा? 90 दिन के लिए। लेकिन अगर 90 दिन से कम के लिए लेना चाहते हैं, मान लो 20 दिन के लिए, तो दोनों में से जो अर्लियर है उतने दिन के लिए मिल जाएगा। अब 90 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंशन कराना चाहते हैं 90 दिन की, तो 180 डेज टोटल, 180 डेज टोटल आपकी क्या हो सकती है? ये रजिस्ट्रेशन मिल सकता है कैजुअल वाला या एनआरटीपी वाला। अच्छा, आप टैक्सेबल सप्लाई बिना आरसी मिले हुए नहीं कर सकते हैं, और आपको एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना होगा नेट ऑफ आईटीसी। मान लीजिए आप एस्टिमेट करेंगे कि मेरा माल कितना बिक जाएगा, जैसे फरीदाबाद में चेन्नई वाला बंदा है या आसाम वाला बंदा है, तो एस्टिमेट करेगा कि मेरा कितना माल बिक जाएगा, उसको वो जीएसटी निकालेगा, माइनस परचेजेस जो करी है उसका आईटीसी माइनस करेगा, नेट एडवांस में जमा करा देगा, एडवांस में जमा करा देगा। और अगर एक्सटेंशन कराता है तो फिर ये डिपॉजिट करेगा एडिशनल एस्टिमेट लायबिलिटी। सर बाद में कुछ बचा रह गया तो रिफंड ले लेगा, रिफंड ले लेगा। हाँ जी, यहां ध्यान दीजिए, एक क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो ऐसी जगह होती है जहां पर 180 दिन से ज्यादा साल भर वहां पर सेल लगी हुई है, दूसरे स्टेट के व्यापारी वहां पर आकर बेच रहे हैं, तो क्या 180 दिन से ज्यादा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला रजिस्ट्रेशन हो सकता है? जवाब है नहीं। फिर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो, और एड्रेस प्रूफ देना होता है तो उसके लिए आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला होगा उस काउंटर को लगाने का, वो आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। और
ये जो आपको एडवांस में टैक्स जमा कराना होता है, इसके लिए आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप एडवांस में टैक्स जमा करा लेंगे और ये आपके कैश लेजर में चला जाएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, हाँ जी, इसके लिए पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं। ये अभी हमने टीसीएस की बात करी थी, आपको ध्यान हो ये। हाँ जी, अभी हमने बात करा था मिस्टर ए अगर अमेजोन के थ्रू बेच रहे तो मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना। अमेजोन की अब बात कर रहे हैं हम, अमेजोन की, ये दिल्ली का है, दिल्ली का है। हाँ जी, मिस्टर ए यूपी का, मिस पे यूपी की, ये इनवॉइस में क्या चार्ज करेगा, सीजीएसटी प्लस यूपी जीएसटी। अब अगर अमेजोन का यूपी में अगर मान लीजिए ऑफिस नहीं है, वैसे तो है लेकिन हम मानते हैं इसका इको का यूपी में ऑफिस नहीं है, क्या फिर भी यूपी में से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? सर क्यों? क्योंकि इसे टीसीएस जो कलेक्ट करना है 0.5% सीजीएसटी और 0.5% यूपी जीएसटी वाला टीसीएस कलेक्ट करना है, और यूपी जीएसटी वाला टीसीएस कलेक्ट करने के लिए इसे रजिस्ट्रेशन यूपी में कराना ही पड़ेगा। तो यहां ये लिखा हुआ है रूल 12(1)(a) में आपको, हाँ जी अमेजोन सुनो, तुमने अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर जो जो सप्लायर लिस्ट कर रखे हैं, मतलब जिस स्टेट के सेलर दिखा रखे हैं कि ये यहां से माल बिक सकते हैं, तो उस हर स्टेट में इसे अमेजोन को रजिस्ट्रेशन कराना, भले इसका ऑफिस वहां पर ना हो। सर फिर रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगी? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए RAG 07 फॉर्म भरना होता है इनको। पार्ट ए में जहां ये डिक्लेयर करेंगे वो वाला स्टेट जहां पर ये इनको रजिस्ट्रेशन लेना है, और पार्ट बी में ये वो वाला स्टेट डिक्लेयर करेंगे जहां इनका प्रिंसिपल प्लेस है, मतलब इसे यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना था तो पार्ट ए में यूपी, और पार्ट बी में जहां इसका ऑफिस है प्रिंसिपल प्लेस दिल्ली डिक्लेयर करेगा, और ये इस बेसिस पर ये रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, इस बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, नेटफ्लिक्स को, जैसे हमने बात करी थी, नेटफ्लिक्स को रजिस्ट्रेशन कराना था इंडिया में, एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है, हर स्टेट में उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में ऑफिस ओपन कर रखा है, वहां पर वो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं यहां पर आऊं, इससे पहले मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन बैंक से जितना हमने किया है। दिसंबर 21 में आपसे सवाल पूछा गया क्या कि मिस्टर रिधिमा एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई होती है जी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है? वो कह रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट 17 लाख की, इससे मतलब नहीं है, ये इंटरस्टेट सेल होती है। गुड्स की अगर हम बात करें, गुड्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड कौन से क्राफ्टमैन वाले गुड्स, उनके लिए हमें 10-20 लाख की लिमिट मिल रही थी। इसके अलावा बाकी गुड्स के लिए 1 रुपए के भी सेल कर रजिस्ट्रेशन कराना था, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ऐसा हमने नीचे पढ़ा था। हम मानते हैं कि एक्सपोर्ट के बेनिफिट ये ले रही है, जैसे रिफंड फंड एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ एग्जाम सप्लाई करती है, लेकिन इसके अलावा इसने एक मशीन भेजी, वैसे तो सिर्फ एग्जाम गुड्स भेजा करती थी, लेकिन एक इसने जनरेटर भेज दिया 1.25 लाख का, इसकी टर्नओवर एग्जाम गुड्स में 47 लाख थी, सिर्फ यही बेचती रहती तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे इसने ओल्ड जनरेटर 1.25 लाख का बेचा तो टोटल 40 लाख से क्रॉस हो रखी है, तो इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, पी का एक प्लेस हरियाणा में है और दूसरा प्लेस इसका राजस्थान में है, और इसने क्या किया है, इसने राजस्थान में बिना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। ले सकते हैं, जी हां ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसे हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? अगर इसकी टर्नओवर इसने बताई है राजस्थान में 32 लाख, हरियाणा में 5 लाख है, सिर्फ गुड्स बेचता तो 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी इसको, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में है, तो 40 से क्रॉस नहीं करी, इसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है हरियाणा में, इन माई ओपिनियन। लेकिन सी इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर लिखे हैं, भाई जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं क्रॉस करेगी, भले ही मैंने एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, दूसरे सेट मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है क्या? नहीं, जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करती तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो सी इंस्टीट्यूट ने ये वाला ओपिनियन भी लिखा है। इसके अलावा एक और ओपिनियन लिखा है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो फिर हर स्टेट में जहां रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो यहां भी ले लो, ये भी रजिस्ट्रेशन करा लो, ये भी फिर कंपलसरी है। तो दोनों ओपिनियन लिखें, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड ओपिनियन बेटर है। नेक्स्ट, इसके बाद ये शेयर्स बेचता है, शेयर ना गुड्स ना सर्विस है। भाई 10-20-40 लाख हम गुड्स या सर्विस की टर्नओवर देख रहे हैं, शेयर सिक्योरिटी था, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर का रखा था, सर्विस की डेफिनेशन से बाहर का रखा था, फिर आपकी टर्नओवर कितनी भी हो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन नवंबर 20 में आया था, ये हमने किया था। सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये क्राफ्टमैन वाले गुड्स बेच रहा है, लेकिन क्राफ्टमैन वाले जो गुड्स हैं हैंड और मशीन से इक्वली बन रखे हैं। उसने बोला था मेनली बाय हैंड्स बने हो, थोड़ी बहुत मशीनरी जो यूज हो सकती है, या तो मेनली ये दोनों से बन रखे हैं, तो यहां पर फिर ये सीटीपी अदर गुड्स की बात आ जाएगी, इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट, ये सिर्फ इंट्रा स्टेट टर्नओवर है इसकी, लेकिन पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। दिल्ली में टैक्सेबल सामान बेचता है इंट्रा, आंध्रा में एग्जाम सामान बेचता है इंट्रा, और इसके अलावा तमिलनाडु में इंट्रा टैक्सेबल एग्जाम सामान बेचता है। हाँ जी, क्योंकि ये गुड्स की बात है तो इस सभी का टोटल किया ये आ रहा 39 लाख, और यहां 40 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वापस बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद मेन बैच है 7.24 पर और फास्ट बैच 7.7 पर। हाँ जी, हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं। प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे होंगे तो आपको आधार वेरीफाई कराना होता है। एक बार मैं फटाफट से पहले आधार वेरीफाई की बात आपको याद दिला देता हूं।
एक 25(6)(a) है, ये इसने बोला था पहले शुरू से आधार वेरीफाई जरूरी नहीं था, तो जिन्होंने 31 मार्च 20 तक ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है या रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दिया, तो हमने उनको बोला सुनो हम एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे और उसमें हम बताएंगे किस डेट से तुम्हें आधार अपना वेरीफाई कराना है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, सेक्शन तो बना हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। जो एग्जिस्टिंग है उनको रजिस्ट्रेशन कब से कराना है। हाँ, अलग अलग पर्पसेस से आ गया, अगर आपको रिफंड लेना है या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसको रद्द कराना है तो आपको फिर अपना आधार वेरीफाई कराना है, लेकिन ये नहीं बोला सभी के लिए जनरल 31 मार्च 20 से पहले कि आपको अपना आधार वेरीफाई कराओ सबके सब। ये सेक्शन बना रखा है कि 31 मार्च 20 से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे आपको आधार वेरीफाई कराना है। वो कहता है मेरे पास आधार नंबर है ही नहीं, तो कहता है फिर भारत से बाहर निकलो आधार नहीं है तो। बोले पागल कैसी बातें करता है, नहीं ले रखा आधार नंबर। बोले फिर एक काम करो हम आपको एक अल्टरनेट वायबल मींस देंगे आइडेंटिफिकेशन के, हम चेक करना चाहते हैं तुम जेन्युइन बंदे हो। लोग क्या कर रहे हैं, फेक रजिस्ट्रेशन लेके सिर्फ इनवॉइसेस इशू करते हैं, बायर को क्रेडिट दिलाते रहते हैं, गुड्स नहीं बेचते, कुछ फेक कंपनी बन रखी है, शेल कंपनी बन रखी है, हम उनको पकड़ना चाहते हैं तो हम तुम्हारी प्रीमाइसेस पर चेक करने आएंगे। ये कैसे एक चेक होगा, अल्टरनेट वायबल मींस मतलब फिजिकल वेरीफाई करने आएंगे आपके प्रीमाइसेस को, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, अगर तुम्हारी प्रीमाइसेस मिली हम उनकी फोटो भी लेंगे तो फिर हम तुम्हारे को कहेंगे ठीक है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सही है। अगर हम तुम्हारे यहाँ पे आए और तुम्हारी प्रीमाइसेस नहीं मिली तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लेंगे। नेक्स्ट 25(6)(b) और 6(c) ये मैं एक साथ कराऊंगा। 6(b) कहता है अगर इंडिविजुअल नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है 1 अप्रैल 20 से, और ये अदर देन इंडिविजुअल अगर नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है 1 अप्रैल 20 से, तो अगर इंडिविजुअल अगर रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना आधार वेरीफाई करा लेगा। अगेन ये कहता है मेरे पास आधार नंबर नहीं है, तो फिर हम अल्टरनेट वायबल मींस देंगे, मतलब फिजिकल वेरीफाई करेंगे प्रीमाइसेस का और कुछ डॉक्यूमेंट चेक करेंगे फिर रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अच्छा जी, अगर ये अदर देन कंपनी है तो फिर कंपनी होगी, जैसे फर्म होगी, अदर देन इंडिविजुअल है जैसे कंपनी होगी, फर्म हो गया, एचएफ हो गया, ट्रस्ट हो गया। तो यहां पर आधार वेरीफाई कंपनी का तो होता नहीं, एचएफ का तो होता नहीं आधार, फिर यहां पर आधार कौन वेरीफाई करेगा, कह रहे हम नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं और नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया अथॉराइज सिग्नेटरी को। वैसे कंपनी के केस में एमडी होल टाइम डायरेक्टर इनको आधार वेरीफाई कराना बनता था, लेकिन इन्होंने बोल दिया छोड़ो जी ये इतने सारे एमडी सब क्या कराएंगे, हम जो भी अथॉराइज सिग्नेटरी अगर इन्होंने अलग अपॉइंट कर रखा अथॉराइज सिग्नेटरी वही अपना आधार वेरीफाई करा ले। ठीक है जी, ऐसे अगर एचएफ है तो कर्ता करा लीजिए अपना आधार वेरीफाई, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग अथॉराइज पार्टनर करा ले, बस ये अपना आधार वेरीफाई करा ले। अगर ये कहते हैं हमारे पास आधार नंबर है ही नहीं तो फिर हम अल्टरनेट वायबल मीन देंगे, वही प्रीमाइसेस पर विजिट और डॉक्यूमेंट चेक फिर रजिस्ट्रेशन देंगे। 25(6)(d) किन के पास आधार अगर आधार नहीं हो सकता उन लोगों को हम माफ कर देते हैं, या हम कुछ लोगों को माफ करें, जैसे भारत का नागरिक नहीं है तो उसके पास आधार होगा ही नहीं, तो हम क्या करें, भारत का नागरिक नहीं है तेरे को आधार वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा हम और कुछ लिख रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पीएसयू है, या जिनके पास यूएएन होता है। अभी हमने यूएन की बात करी थी सेक्शन 25(9) में, जिनके पास यूएन होता है तो उनको आधार वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। ओके जी, फिर इसके बाद चलते हैं आगे, प्रोसीजर की हम बात करें, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं यहाँ मीन बेस 7.29, फास्ट बेस 7.8। अगर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है इनको छोड़ दो क्योंकि इनके लिए अलग फॉर्म है, एनआरटीपी के लिए, ओआईडीआर वाले के लिए, टीडी डायरेक्टर, टीसर कलेक्टर, इनके लिए अलग फॉर्म है, अभी हमने बात भी करी थी, RG07 था, है ना। इनके अलावा अगर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है तो डिक्लेयर करेगा अपना एक फॉर्म है RG01 और इसका पार्ट है पार्ट ए में क्या डालेगा, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट का कोड। क्या पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट का कोड, और ये वेरीफाई होगा। जैसे अगर आप अपना जिन्होंने कर रखा है उनको तो पता होगा, gst.gov.in पे जाते हैं और यहां पर आप सर्विसेज में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ये आपका पोर्टल है ना, तो यहां पर आप जैसे ये पार्ट ए खुलता है, नया रजिस्ट्रेशन है तो कहता है आप सेलेक्ट करें आप क्या है, टैक्स पेयर हैं, इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, फिर इसके बाद ये पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी हुई है। क्यों मांगी हुई है जी, पैन सीबीडीटी का डेटाबेस से वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, कल को तुम्हें नोटिस भेजना होगा तो हम ईमेल आईडी पे ही भेजेंगे, और बाकी जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, हम आप उसके थ्रू फाइल कर सकते हैं, या कोई रिप्लाई देना होगा तो ओटीपी यहीं पे आते रहेंगे, ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। तो यहां पर हम ये पैन नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी आपको पार्ट ए में भरना है खुद या फैसिलिटेशन सेंटर से। आईएसडी को सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये पैन नंबर सीबीडीटी के डेटाबेस से वेरीफाई, मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी ओटीपी आएगा।
इसके बाद आपको मिल जाएगा ये वेरिफिकेशन के बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब इसके बाद आप पार्ट बी भरेंगे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में। तो ये पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का नाम एड्रेस, पार्टनर है तो जितने पार्टनर हैं उनके नाम एड्रेस, उनके एड्रेस के प्रूफ के वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कंपनी का डिटेल, डायरेक्टर्स की डिटेल, अथॉराइज सिग्नेटरी की डिटेल, उनका एड्रेस, और वो फोटो बैंक अकाउंट की डिटेल, ये सब आपको फिर पार्ट बी में भरना है और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हाँ जी, पार्ट बी भरने के बाद आपको मिलेगी एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपकी रिटर्न, ये आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है। अब डिपार्टमेंट का काम है जी। हम कहते हैं, सुनो जरा, हम कहते हैं यहां पर अगर आपको आधार वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं थी 2160, तो फिर पार्ट बी भरते ही तुम्हारी एप्लीकेशन फाइल। लेकिन अगर तुम्हें आधार वेरिफिकेशन जरूरी था और तुमने ओप्ट किया, ओप्ट करने का मतलब जब आप पार्ट बी भर रहे होंगे उस समय आपके पास एक कॉलम आएगा कि आप आधार वेरीफाई कराना चाहते हैं, आप उस पर टिक करते हैं। जैसे आप टिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा। अब उस ईमेल आईडी पे जो लिंक आएगा, उस अपनी ईमेल आईडी को खोलो जो आपने डाली थी यहां पर, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना आधार नंबर डालकर फिर वेरीफाई कराएं। ये आप कितने समय में कर सकते हैं जी? ये पार्ट बी फाइल करने के 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर तुमने 15 दिन के अंदर वेरीफाई करा लिया तो जिस दिन वेरीफाई कराया उस दिन एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी, पार्ट बी भरते ही नहीं। जिस दिन आपने ये वेरीफाई करा लिया उस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी। अदरवाइज हम इसके अलावा अगर तुमने 15 दिन में नहीं कराया तो जो 15वां दिन है उस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी। तो हमने बोला जिस दिन वेरीफाई कराया या 15वां दिन, व्हिचएवर इज अर्लियर, ये आपकी एप्लीकेशन फाइल डेट होगी। अब डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा। जो डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा इसके लिए मैंने आपको बोला था इस चार्ट पे आ जाइए, मेन बैच 7.33, फास्ट बैच 7.10। हाँ जी, ये क्या है जी? अब आपकी एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में अगर आपने ओप्ट किया था आधार वेरिफिकेशन, तो फिर आपकी एप्लीकेशन फाइल डेट कौन सी है? जिस दिन आपने वेरीफाई करा 15 दिन में। तो अगर 15 दिन में नहीं तो 15 डे, ये आपका क्या होगा? ये आपकी एप्लीकेशन फाइल डेट होगी। अब आधार वेरिफिकेशन करा लिया, आधार वेरिफिकेशन 15 दिन में करा लिया, तो जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई है उसके 7 वर्किंग डे में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। या वर्किंग डे बोल रहा हूं, अगर छुट्टी है तो हटानी है। 7 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या 7 वर्किंग डे में आपके पास नोटिस आएगा। अगर डिपार्टमेंट ने 7 वर्किंग डे में कोई एक्शन नहीं लिया तो रजिस्ट्रेशन, डीम रजिस्ट्रेशन, पोर्टल ऑटोमेटिक आपकी आरसी जनरेट करेगा और आपको देनी पड़ेगी उनको। ठीक है। अब अगर आपके पास नोटिस आया तो नोटिस के 7 वर्किंग डे में आप रिप्लाई दो। रिप्लाई के मिलने के 7 ही वर्किंग डे में ऑफिसर इसे एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगेन नोटिस के रिप्लाई के 7 वर्किंग डे में ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम रजिस्टर्ड। अब आते हैं जरा, आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया, आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया या फिर आपने आधार वेरिफिकेशन ऑप्ट नहीं किया, फिर आपको 7 वर्किंग डे में नहीं 30 दिन में, फिर आपको 30 वर्किंग डे नहीं 30 दिन में, 30 दिन में, इसमें छुट्टी भी इंक्लूड है, 30 दिन में या तो आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा या 30 दिन में नोटिस इशू किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा जी 30 दिन में? आपकी, क्योंकि आपने आधार वेरीफाई नहीं कराया है या ऑप्ट करने के बाद में आपने 15 दिन में वेरीफाई नहीं कराया, ऑप्ट ही नहीं किया, तो यहां पर आपकी फिजिकल प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा या 30 दिन में नोटिस इशू किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ उनको मिलती है तो, जैसे पार्ट बी के साथ जो डॉक्यूमेंट भरे हैं उसमें कुछ उनको गड़बड़ लगती है तो वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट दोबारा हमारे पास भेजो, तो उसके लिए वो नोटिस इशू करेंगे। अच्छा, अगर नोटिस आया तो अगेन 7 वर्किंग डे में आप अप्लाई करें और 7 अप्लाई के 7 वर्किंग डे में ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगेन यहां पर 30 दिन में अगर उसने ना नोटिस भेजा था ना ही उसने रजिस्ट्रेशन दिया था तो डीम रजिस्ट्रेशन, और ऐसे यहां पर 7 वर्किंग डे में ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहां पर पिछले पेज पर एक रूल 25 था, ये और बताते चले। ये ऊपर वाले जो स्टेप्स है ये हमारे हो गए, किसके साथ? ये पिछले जो चार्ट किया हमने। नेक्स्ट, हाँ जी, 3 केसेस में आपके प्रीमाइसेस का आधार वेरीफाई, 3 केसेस में आपका प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। पहला, आप फेलियर टू आधार ऑथेंटिकेशन, आपने क्लिक किया, लिंक आया ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी ओपन ही नहीं करी, 15 दिन से ऊपर बीत गए, फेलियर टू आधार वेरिफिकेशन। दूसरा, ओप्ट ही नहीं किया। तीसरा, फिर इन 2 केसेस में तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले होगा, लेकिन आपने आधार वेरीफाई करा फिर भी आपकी फिजिकल प्रीमाइसेस का विजिट हो सकता है, ये चेक करने के लिए जेन्युइन बंदा है कि नहीं। ये वाला, इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वेरिफिकेशन होगा, और जब वेरिफिकेशन होगा तो ऑफिसर आएगा, आपके यहां चेक करेगा, फोटोज लेगा, उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा और अपलोड करेगा पोर्टल पर। ठीक है जी।
चलिए आगे। हाँ जी, आधार वेरिफिकेशन 3 पर्पसेस के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा आपको। तो एक बार पहले मैं इसकी स्लाइड दिखा दूं, यहीं से ही हो जाएगा। क्या 3 काम? क्या अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल को रद्द कराना चाहने वाली एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आपको आधार वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं रूल 89 में, जहां एक्सपोर्ट बिना आईजीएसटी पे किया आपने एक्सपोर्ट किया, तो रूल 96 में जब आपने एक्सपोर्ट आईजीएसटी पे करके किया है, तो ये वाली रिफंड की एप्लीकेशन रूल 89 या 96 में फाइल करने के लिए पहले आपको आधार वेरीफाई कराना होगा। अब ये आधार वेरीफाई किसका होता है? एक मेन पर्सन का और इसके अलावा अथोराइज सिग्नेटरी का। अथोराइज सिग्नेटरी का मेन पर्सन कौन है जी? प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर, एचयूएफ के केस में कर्ता, कंपनी के केस में एमडी या कोई भी होल टाइम डायरेक्टर, और अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्टी, और अगर एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कोई भी मेंबर। तो ये तो हो गए मेन बंदे। अगर आपने इनके अलावा अपना कोई अथोराइज सिग्नेटरी रिटर्न फाइल करने के लिए रखा हुआ है तो अथोराइज सिग्नेटरी को भी अपना आधार वेरीफाई कराना होगा, फिर ही आप ये 3 पर्पस के लिए एप्लीकेशन लगा पाएंगे, रिफंड वाली या फिर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वाली। अच्छा, आप कहते हो हमारे पास आधार नंबर ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं जी, आप आधार अप्लाई करो, उसकी एनरोलमेंट स्लिप दो, प्लस 4 में से कोई एक डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ। लेकिन यहां ध्यान रहे, इस वाले केस में जैसे ही आपको आधार नंबर मिल जाएगा उसके 30 दिन में आप फिर अपना आधार वेरीफाई करा लेना। ठीक है, तो ये 3 केसेस में हमने बात करी, आपको आधार वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 7.11 पर, फास्ट बैच मेन बैच 7.30, रूल 10। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हमने अप्रूव कर दिया है तो हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। इस सर्टिफिकेट में आपको प्रिंसिपल प्लेस लिख कर देंगे और एडिशनल प्लेसेस भी अगर आपके हैं तो लिख कर देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर 15 करेक्टर का होगा। पहले 2 करेक्टर स्टेट का कोड होगा, अगले 10 पैन या टैन नंबर होगा। अगला ये 1 जो है ये डिनोट करेगा कौन सा नंबर आपका, पहला रजिस्ट्रेशन तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा तो 3, और अगला 9th है तो 9th, ऐसे एक स्टेट में, एक ही स्टेट के लिए, मतलब 2 अगले एंटिटी के लिए कोड है, एक चेकसम करेक्टर है। तो ये होगी आपकी कहानी। अच्छा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अगर आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आपकी टर्नओवर 10, 20, 30, 40 लाख क्रॉस कर गई, आप इसके 30 दिन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जिस दिन से आपकी 10, 20, 40 लाख क्रॉस करी थी इसी दिन से मिल जाएगा। फायदा क्या होगा? आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था, आपको स्टॉक का क्रेडिट मिल जाता अगर आप 30 दिन में अप्लाई करते हैं तो। नंबर 2, रिवाइज इनवाइसेस आप इश्यू कर पाएंगे। जैसे मैं आपको यहां याद दिलाऊं, ये वाला देखिए, एक कोई परी है, परी, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गई 10 अगस्त को 20 लाख, अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अब अगर इसके 30 दिन में, 30 दिन इसके हो रहे हैं 9 सितंबर को, अगर ये 30 दिन से पहले 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दे, इसने लगा दे 27 अगस्त को, तो अब इसको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा ये 10 अगस्त से मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से, 1 सितंबर को मिल रहा है लेकिन मिलेगा कब से? 10 अगस्त से, 10 अगस्त से। अब इसका फायदा क्या होगा इसको, जो 10 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक, 10 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ये जो इनवाइसेस इश्यू करे होंगे, इसके बदले में ये क्या इश्यू कर पाएगी? रिवाइज इनवाइसेस इश्यू कर पाएगी। कितने टाइम में? इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ये हमने इनवाइस के टाइम पे भी बात करी थी, तो ये होगा इसको फायदा। ओके जी, लेकिन अगर इसने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन 30 दिन के बाद लगाई तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा जिस दिन से रजिस्ट्रेशन मिला। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना गया, अभी हमने पीछे बात करी थी कि अगर आपको 7 वर्किंग डे में ना नोटिस आया ना ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया, अगर आपने आधार वेरीफाई कराया था और आधार वेरीफाई नहीं कराया तो 30 दिन में ना रजिस्ट्रेशन दिया ना नोटिस इशू किया, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन के केस में आरसी ऑटोमेटिक जनरेट होगी 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद रूल 11, अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस प्लेस हैं, आप चाहें एक के लिए सेक्शन 9 के हिसाब से टैक्स देना और दूसरे प्लेस के लिए सेक्शन 10 कंपोजिशन वाला टैक्स देना, नहीं कर पाओगे। या तो सभी प्लेसेस के लिए कंपोजिशन रेट या सभी प्लेसेस के लिए नॉर्मल रेट। अगर आपका एक प्लेस इनएलिजिबल हो गया कंपोजिशन स्कीम के लिए, मान लीजिए आपने कोई इंटरस्टेट सेल कर दी, तो फिर आपके बाकी प्लेसेस भी कंपोजिशन से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो हम ये सब क्या है? अलग अलग हैं। इनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा और आपको टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रूल 10 है, आप रजिस्ट्रेशन लेने गए,
वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट दो जी, अपना बैंक अकाउंट डिटेल दो। आपका बैंक अकाउंट करंट अकाउंट ओपन ही नहीं हो रखा, बैंक वालों के पास जाते हो वो कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दो। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो, हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिलने के 45 दिन के अंदर हमारे को बैंक अकाउंट की डिटेल दे देना, या 45 दिन, या अगर कोई आप 3B पहले फाइल कर रहे हैं, इससे पहले आपकी ड्यू डेट आ रही है, तो उस डेट तक आप हमारे को ये बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट कर देना। अगर ऐसा नहीं किया तो हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है 45 दिन में अगर हमने डिटेल नहीं दी तो। ओके जी। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने भी आपके जो आपका प्रिंसिपल प्लेस है और जितने भी एडिशनल प्लेसेस है वहां पर इसकी कॉपी लगा देना। नंबर 2, जो आपका नेम बोर्ड होता है, जैसे मनोज बतना एसोसिएट्स लिखा हुआ है, नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, वो हम साइन बोर्ड लगाते हैं ना, नीचे अपना जीएसटिन भी लिखना, उसमें जीएसटिन भी लिखना है। प्रिंसिपल प्लेस पे और एडिशनल प्लेस पे जो बोर्ड लगे हो वहां पर। अच्छा, ये साइन करने के 3 तरीके, जो भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जो रिप्लाई देते हैं नोटिस का, या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन के आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, या रिफंड के एप्लीकेशन लगाएंगे, या अपील फाइल करेंगे, तो 3 तरीके हैं साइन के, डिजिटल सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, या एनी अदर मोड ऑफ सिग्नेचर। ये एनी अदर मोड ऑफ सिग्नेचर जिसे हम बोलते हैं ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। आपके फोन पर ईमेल आईडी पर ओटीपी आता है, उसी से ही ये वेरीफाई हो जाती है रिटर्न या फिर जो रिप्लाई देने होते हैं, तो आप इसी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑफिसर आपको कोई नोटिस या सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, ऑर्डर इशू कर रहा है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर से सर्टिफाई करके आपको देगा। नेक्स्ट, साइन कौन करेगा? इंडिविजुअल के केस में वो खुद, अगर वो भारत में नहीं है तो उसका कोई ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन, अगर वो पागल हो गया है तो कोई उसका गार्जियन। एचओ के केस में कर्ता साइन करेगा, कर्ता इंडिया में नहीं है या पागल हो गया है तो उसका कोई एडल्ट मेंबर। कंपनी के केस में सीईओ या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। गवर्नमेंट के केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर। फर्म के केस में पार्टनर, माइनर नहीं होना चाहिए, या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। एसोसिएशन के केस में मेंबर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। एनी अदर पर्सन के केस में जो भी कंपिटेंट है। तो ये क्या करेंगे जी? ये साइन करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हाँ जी, मेन बैच 7.41, फास्ट बैच तो कंटिन्यूस में चल ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल दी थी, अगर उनमें कोई चेंज हुआ है तो आप अमेंडमेंट की एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए 15 दिन में। जो चेंज हुआ उसके 15 दिन में आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। 2 प्रकार की अमेंडमेंट होती है, नॉन कोर वाली और कोर वाली। पहले हम कोर फील्ड वाली अमेंडमेंट की बात करें। 3, पहला, अगर आपका बिजनेस का नेम चेंज हो रहा है, पहले आप रामू मिठाई थे, अब रामलाल मिष्ठान भंडार कर रहे हैं। नंबर 2, पहले ये वाली करें। अगर आपका कोई डायरेक्टर, कर्ता, एचओ के केस में कर्ता, या कोई पार्टनर ऐड, डिलीट या रिटायर हो रहे हैं। ये 2 हम बात करें कौन सी है? ये हमारी कोर फील्ड वाली है। कोर फील्ड वाली है। ये वाली 2 अमेंडमेंट जो हमने अभी बात करी, ये पूरे भारत में जितने भी आपके यूनिट हैं उन सभी के लिए, सेम पैन पे जितने यूनिट हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल मानी जाएगी। मान लीजिए आपका दिल्ली, यूपी, पंजाब में यूनिट है, तो आपको ये रामलाल मिष्ठान भंडार नाम चेंज किया ना, हर जगह पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, सबके लिए चेंज माना जाएगा। ऐसे ये पार्टनर डायरेक्टर सभी के लिए चेंज माने जाएंगे, सभी प्लेसेस के लिए। अच्छा, तीसरी इसमें जो कोर फील्ड वाली अमेंडमेंट है वो है आपकी आपका प्लेस, एड्रेस चेंज किया, प्रिंसिपल प्लेस या एडिशनल प्लेसेस के एड्रेसेस चेंज हुए हैं अगर, तो ये भी कोर फील्ड वाली है। इनके अलावा कोई भी अमेंडमेंट आपकी नॉन कोर फील्ड वाली होगी, जैसे मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, ईमेल आईडी चेंज हो रहा है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी चेंज हो रहा है, बैंक की डिटेल चेंज हो रही है, तो इनमें फर्क क्या है? कोर फील्ड वाली अमेंडमेंट तो जैसे आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ऑटोमेटिक साथ के साथ ही वेरी अमेंड हो जाएगी, लेकिन मोबाइल, ईमेल आईडी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, इसके लिए वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, तो वो उसके थ्रू चेंज होगा। हाँ, लेकिन जो कोर फील्ड वाली अमेंडमेंट है, एप्लीकेशन फाइल होते नहीं, उसके लिए आपके 15 दिन में ऑफिसर चेक करेगा, उसके बाद अमेंड करेगा, या 15 दिन में नोटिस भेजेगा। अगर आपने जो अमेंडमेंट के साथ में डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, जो एड्रेस चेंज हुआ तो उसका कोई प्रूफ दिया है, उसको लगता है उसमें कोई कमी है, तो आपको नोटिस भेजेगा। अब अगर उसने 15 दिन में कुछ नहीं किया, कोर फील्ड वाली अमेंडमेंट के लिए अगर उसने 15 दिन में कुछ नहीं किया, तो फिर डीम्ड अमेंडमेंट मानी जाएगी। नंबर 2, अगर अगर नोटिस आया, नोटिस के रिप्लाई देंगे आप 7 वर्किंग डे में। इसके बाद 7 वर्किंग डे के 7 ही वर्किंग डे में रिप्लाई के या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो कुछ नहीं करता तो फिर डीम्ड अमेंडमेंट माना जाएगा। अच्छा, कोई भी अमेंडमेंट जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी उससे पहले इफेक्टिव नहीं हो सकती। अगर उससे पहले इफेक्टिव करनी है तो कमिश्नर को ऑर्डर पास करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने रामलाल मिष्ठान भंडार 1 जुलाई से चेंज किया, आप चाहते हो, आपने एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो अमेंडमेंट की 12 जुलाई को, 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अब आप चाहते हो 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो, तो आप एफिडेविट दो कि ये क्यों हम ऐसा चाहते हैं, फिर कमिश्नर रीजन ऑर्डर पास करेगा और आपको बैक डेट से अमेंडमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम आते हैं कैंसिलेशन के ऊपर में। हाँ जी, कैंसिलेशन सेक्शन 29 में 2 प्रकार के कैंसिलेशन की बात करते हैं। अगर आप
खुद एप्लीकेशन लगा रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, और दूसरा है अगर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है। पहले हम बात करते हैं अगर आप खुद एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो तीन केसेस हैं इसके जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पहला, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया या बिजनेस ट्रांसफर हो गया, इसमें प्रोप्राइटर की डेथ होगी वो भी कवर्ड है। ट्रांसफर कैसे हुआ? एमलगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ या अदरवाइज डिस्पोज हुआ। तो पहला बिजनेस बंद या ट्रांसफर। नंबर दो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया बिजनेस का, जैसे पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा, कंपनी के लिए नया लेना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, तीसरा, आप लायबल नहीं रहे रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 या 24 में। एग्जांपल, आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों दिया करते थे, आपकी टर्नओवर ज्यादा थी 10 20 40 लाख से, जो भी रजिस्ट्रेशन लिमिट है, लेकिन अब आप सर्विस देना बंद कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर हमेशा कम ही रहेगी रजिस्ट्रेशन लिमिट से, तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए, वो मिला ही नहीं, अब आप उस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना चाहते हैं। आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुई थी लेकिन फिर आपने वॉलंटरी ले रखा था, आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं। तो ये तीन केसेस में आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। लेकिन यहां पर 12 केसेस की बात कर रहे हैं, 12 केसेस में ऑफिसर खुद से कैंसिल कर सकता है। पहला रूल 21 वोलेट किया, रूल 21 में ही 9 केसेस है पहला। और ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ये बैक डेट रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कैंसिल हो सकता है। अब इसमें पहला पॉइंट, अगर आपको जो रजिस्ट्रेशन जिस प्लेस का दिया था आप उस प्लेस से कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं। नंबर दो, आप सिर्फ फेक इनवाइसेस इशू करते हैं, परचेज सेल कुछ नहीं करते, सेल वेल कुछ नहीं करते, गुड्स नहीं बेचते, सिर्फ इनवाइसेस इशू करते हैं। नंबर तीन, आपने एंटी प्रॉफिटिंग मेजर को वोलेट किया। ये क्या होता है जी? गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट कम किया, इससे आपको प्रॉफिट हुआ, इससे आपको प्रॉफिट अपने पास नहीं रखना, प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी है। अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ये एंटी प्रॉफिटिंग मेजर का वोलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी थी रजिस्ट्रेशन होने के 45 दिन में, आपने नहीं दी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, आपने सेक्शन 16 में क्रेडिट लेने के लिए 6 कंडीशन है, उनको वोलेट किया, जैसे आपने बिना इनवॉइस के क्रेडिट ले लिया या बिना कुछ रिसीव के क्रेडिट ले लिया या 2B में जितना आईटीसी दिख रहा था उससे ज्यादा ले लिया। नेक्स्ट, आपकी जीएसटीआर 1 में सेल ज्यादा है लेकिन 3B में आपका मतलब टैक्स कम पे कर रहे हैं, इसका मतलब आप, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, आपको 1% कैश लेजर से देना था, 99% आईटीसी यूज करना था, आप उसको वोलेट कर रहे हैं, आप सारा क्रेडिट लेजर से दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप नॉर्मल टैक्स पर हैं, मंथली वाले 6 महीने की लगातार आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं, 2 क्वार्टर की लगातार आपने रिटर्न नहीं फाइल करी। और नेक्स्ट, अगर कंपोजिशन वाले हैं, आपकी एनुअल रिटर्न जाती है अगले साल की 30 अप्रैल तक, 3 महीने हो गए, मई जून जुलाई, 31 जुलाई भी निकल चुकी है, फिर भी आपने 3 महीने हो गए अभी आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, 6 महीने हो गए, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट, आपने फ्रॉड की वजह से रजिस्ट्रेशन ले रखा है। हाँ जी, इन सभी केसेस में, चाहे आपने खुद एप्लीकेशन लगाई थी 3 केसेस में या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैंसिल कर रहा है ये 12 केसेस में, इन सभी केसेस में डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, पहले हम सस्पेंड करेंगे, इंक्वायरी होगी, बाद में कैंसिल किया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद सस्पेंशन, अगर आपने खुद से एप्लीकेशन लगाई थी तो किस डेट से कैंसिलेशन होगा? आप अपनी एप्लीकेशन जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में आप डेट कहते हैं कि मेरे को 20 जुलाई से, आप 1 जुलाई को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो और आप बोलते हैं मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल 20 जुलाई से कराना है, तो फिर सस्पेंड 20 जुलाई से होगा। क्यों आप ऐसा करना चाहेंगे? आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको लगता है 20 दिन में बिक जाएगा, 20 दिन में बिक जाएगा, अदरवाइज जो स्टॉक पड़ा रहेगा उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, इसलिए आप चाहते हैं 20 जुलाई से। तो जो भी इन दोनों में से लेटर वाली डेट होगी उस दिन से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा। नेक्स्ट, अगर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है तो फिर किस डेट से सस्पेंड होगा? ऑफिसर डिसाइड करेगा वो। नेक्स्ट, ये रूल 21A पढ़ रहे हैं, रूल 21A का 2A पॉइंट वो कहता है और कौन कौन से केसेस में सस्पेंड हो सकता है। हाँ जी, पहला पॉइंट, आप जीएसटीआर 1 में सेल 1 करोड़ दिखा रहे हैं और 3B में सिर्फ 10 लाख पे ही टैक्स दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट, अगला बोलता है 2B में आप आईटीसी 1 लाख दिख रहा है और आप 3B में 3 लाख ले रहे हैं, आईटीसी ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, एनोमलिटीज हैं। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का तो नोटिस आएगा लेकिन सस्पेंशन का कोई नोटिस नहीं आएगा जी। पहले नोटिस सस्पेंशन का भी आता था, अब कैंसिलेशन का नोटिस आएगा, 30 दिन में आपको अप्लाई करना है। और जो सस्पेंडेड पीरियड है इसमें 3 काम, सस्पेंडेड पीरियड के दौरान 3 काम नहीं हो सकते हैं। पहला, इस दौरान जो आप माल बेचोगे उसके लिए टैक्स इनवॉइस नहीं इशू हो सकता, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। नंबर 2, इस पीरियड के दौरान कोई आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी है, सस्पेंडेड पीरियड की कोई रिटर्न नहीं फाइल करनी है। नंबर 3, इस पीरियड के दौरान आप कोई भी रिफंड नहीं ले सकते हैं, कोई भी रिफंड नहीं ले सकते हैं। ओके, अब एक अमेंडमेंट, वो क्या? अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल हुआ, सस्पेंड इसलिए हुआ था क्योंकि आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे, कंपोजिशन वाला या नॉर्मल वाला, आपने अभी ऊपर पढ़ के आए, ये रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे। अगर आप रिटर्न फाइल कर देती हैं तो सस्पेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक पोर्टल पर ही ये खत्म हो जाएगी, आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अच्छा, ये जो सस्पेंशन पीरियड के दौरान
आपने जो इनवॉइसेस बनाए होंगे उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया, क्या अब आपका मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल कर दी, अब आपको नंबर वापस मिल गया, तो इस पीरियड के दौरान जो आपने बिल काटे होंगे जीएसटी चार्ज नहीं किया, क्या उसके बदले में रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं? जी हाँ, उसके बदले में आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर पाएंगे, जीएसटी चार्ज कर पाएंगे। और इसी रिवाइज इनवॉइस की एक फर्स्ट रिटर्न भी जमा करानी पड़ेगी आपको। इसे हम फर्स्ट रिटर्न क्यों बोलते हैं? फर्स्ट रिटर्न आप रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे, पहली रिटर्न जब आप रजिस्ट्रेशन नया लेते हैं तो फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं उसे, और वो रिवाइज इनवॉइसेस की होती है जिसमें आप जीएसटी चार्ज करते हैं। तो क्योंकि एक तरीके से आपको फिर नया रजिस्ट्रेशन ये माना जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन मिला, तो आप इसकी फर्स्ट रिटर्न फाइल करें इनवॉइसेस की। नेक्स्ट रूल 22 प्रोसीजर क्या है? आप खुद से अगर आप कैंसिलेशन करा रहे हैं तो 30 दिन में एप्लीकेशन दो। इस एप्लीकेशन मिलने के 30 दिन में ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। हाँ जी, ये जो एप्लीकेशन फाइल करी इसमें स्टॉक की डिटेल दे देना जो आपके पास पड़ा हुआ, क्योंकि उस पर जीएसटी देना है। नेक्स्ट, अगर ऑफिसर कैंसिल करता है तो आपको वो नोटिस देगा, नोटिस के रिप्लाई देना आपको 7 डेज में, नोटिस का रिप्लाई देना 7 डेज में। रिप्लाई मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करेगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन दो केसेस में आपकी प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है कैंसिल करने के बजाय। अगर आपने जो रिप्लाई दिया अगर वो सेटिस्फाइड है तो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा, या फिर आपने रिप्लाई देने के बजाय आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल इसलिए हो रहा था क्योंकि आप रिटर्न नहीं सबमिट कर रहे थे, आप रिटर्न सबमिट कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर आपका हम ये प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देंगे। हाँ जी, प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर जो आपका स्टॉक बचा हुआ है उस पे आपको जीएसटी देना है। और एक पॉइंट और, ये ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, वो ऑर्डर में लिख कर देगा। अब स्टॉक इनपुट का और स्टॉक कैपिटल गुड्स का, पहले कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। जितनी मशीन की लाइफ बची हुई है उतने मंथ का आप प्रोपोर्शनल क्रेडिट निकालेंगे और ट्रांजैक्शन वैल्यू कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स निकालेंगे, इन दोनों में जो हायर होगा वो पे करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक मशीन की लाइफ 5 साल मानिए, आपकी मशीन की लाइफ 4 साल 6 महीने 15 दिन निकल चुकी है, तो मतलब मानेंगे 4 साल 7 महीने निकल चुकी है, 5 महीने उसकी लाइफ बची हुई है, तो हम जीएसटी जो बनता है कैपिटल गुड्स पे डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स इनटू में 5 मंथ्स ये निकालेंगे, ये आपका प्रोपोर्शन रेट कैपिटल गुड्स का आ जाएगा और इसको हम टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू से कंपेयर करेंगे, विच इधर ये आपको पे करना होगा। इनपुट के लिए हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए बड़ा सिंपल है, परचेज इनवॉइस के बेस पर। अगर परचेज इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होगी उसके बेसिस पर आपका आईटीसी निकालेंगे, तो ये स्टॉक का क्रेडिट आ गया और आउटपुट टैक्स विच है ये आपको पे करना होगा। नेक्स्ट, कंसीक्वेंस क्या होगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल का? क्या आपकी कोई पुरानी लायबिलिटी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपका एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ सीजीएसटी में भी माना जाएगा और आपको ये एसएमएस और ईमेल आईडी के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के बाद, कैंसिलेशन ऑर्डर पास होने के बाद की कोई रिटर्न नहीं फाइल हो सकती। हाँ, अगर कोई पुरानी रिटर्न है कैंसिलेशन ऑर्डर से पहले वाली वो नहीं फाइल कर रखी है वो फाइल हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा एक चीज ये बता दीजिए, ये स्टॉक का जो ये आपको क्रेडिट ये दिखाना होता है, ये जीएसटी 10 फाइल होती है जिसे हम फाइनल रिटर्न बोलते हैं। ये आप रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे, विद इन 3 मंथ्स और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिच एवर इज लेटर। तो यहां पर इसमें आपको ये शो करना होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 30, मेन बैच 7.50, फर्स्ट बैच 7.60, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। जो आपने कैंसिलेशन आपका ऑर्डर पास हो गया उसको आप रद्द कराना चाहते हो, आपको नंबर जीएसटी नंबर वापस लेना चाहते हो बिजनेस करने के लिए, तो इसके लिए पहले तो आप अपना आधार वेरीफाई करो। रूल 10 भी आपने पढ़ा था, आधार वेरीफाई कराओ, फिर आप ये आप रेवोकेशन वाली एप्लीकेशन फाइल करेंगे 30 दिन में। क्या ये पीरियड 30 दिन वाला एक्सटेंड हो सकता है? एडिशनल जॉइंट कमिश्नर 30 दिन के लिए, फर्दर कमिश्नर 30 दिन के, मतलब टोटल 90 डेज में आपकी रेवोकेशन वाली एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इससे पहले अगर कोई पुरानी रिटर्न रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कोई पुरानी रिटर्न नहीं फाइल कर रखी तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। अब अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपकी कैंसिलेशन रद्द कर देगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, 7 डेज में आप रिप्लाई देंगे, रिप्लाई के 30 दिन में फिर वो आपकी एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। हाँ जी, ध्यान रहे, यूएन होल्डर या जीएसटी प्रैक्टिशनर ये रेवोकेशन वाली एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर प्रोप्राइटर की डेथ हुई है उसके बिहाफ पर उसका लीगल हेयर कैंसिलेशन की एप्लीकेशन तो फाइल कर सकता था, लेकिन रेवोकेशन वाली नहीं, क्योंकि वो तो प्रोप्राइटर की डेथ हो गई ना, तो रेवोकेशन वाली नहीं। और एसजीएसटी में रेवोकेशन हुआ तो सीजीएसटी में माना जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, रेवोकेशन एप्लीकेशन से पहले आपको रिटर्न ही फाइल करनी थी, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, जिस दिन ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन पास हुआ अगर उसी दिन से आपकी कैंसिलेशन हुई है, बैक डेट से नहीं,
बैकडेट हुई है तो नीचे बात करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो तो बात करेंगे। हम बात करें अगर कैंसिलेशन ऑर्डर वाली डेट से ही आपकी क्या हुई है जी, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसी दिन से कैंसिलेशन हुआ है, तो रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जितने भी रिटर्न ड्यू हैं कैंसिलेशन ऑर्डर से पहले वो फाइल कर दो। फिर कैंसिलेशन, अब रेवोकेशन ऑर्डर अब पास हो गया, कैंसिलेशन ऑर्डर से रेवोकेशन ऑर्डर के बीच में जो रिटर्न नहीं फाइल हुई थी वो रेवोकेशन ऑर्डर के 30 दिन में फाइल कर दो। मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जांपल समझिए। हाँ भी, आपकी रिटर्न जुलाई 18 से नहीं फाइल करी है, आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ 22 मार्च को और आपकी कैंसिलेशन भी 22 मार्च से, इसी डेट से इफेक्टिव है। तो अब 22 मार्च तक, जुलाई 18 से 22 मार्च तक जो भी आपकी रिटर्न ड्यू बनती हैं तो रेवोकेशन एप्लीकेशन से पहले फाइल करो। रेवोकेशन एप्लीकेशन आप 20 जून को फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जुलाई 18 से आपकी फरवरी 19 की रिटर्न बनती हैं, क्योंकि आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है अगले महीने की 20 तारीख, तो 20 जून को आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो 20 जून को आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो यहां पर जुलाई 18 से 22 ये मार्च, आपकी फेब की जो रिटर्न की ड्यू डेट बनेगी 20 मार्च बनेगी, तो जुलाई 18 से फेब 19 तक की रिटर्न आप ये फाइल कर दो रेवोकेशन एप्लीकेशन से पहले, ठीक है जी। अब अगर आपका रेवोकेशन ऑर्डर पास हो गया, ये पास हो रहा 22 जून को, तो इस डेट से कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट से रेवोकेशन ऑर्डर की डेट तक अब जो रिटर्न बाकी बची, कौन कौन सी बची, फेब तक तो हो गई थी फाइल, मार्च की, अप्रैल की और मई की जमा हो सकती है ना 22 जून तक जी, मार्च अप्रैल और मई, ये इस ऑर्डर के 30 दिन में फाइल कर दो। तो अब हम मानेंगे कि तुम सही सही काम करोगे, ये ऐसा करना है आपको। और लास्ट, अगर आपका रेवोकेशन बैक डेट से हुआ है फिर तो आपकी कोई रिटर्न फाइल रेवोकेशन एप्लीकेशन से पहले हो ही नहीं सकती है, तो आप एक काम करें, रेवोकेशन ऑर्डर के 30 दिन में सारी रिटर्न फाइल कर दो, फिर हम मानेंगे तुम जेन्युइन बंदे हो, अब आगे से टैक्स पे करते रहोगे, ठीक है जी। चलिए, यहां हमारा ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है।